आपसे मैं एक और बात पूछता हूं, क्या आपको ऐसा भरोसा है या बिलीव है या सुना है कि होम्योपैथी में दो रेमेडी भी प्रिस्क्राइब करी जाती हैं, और ऐसा हनीमैन ने ही बोला है? हनीमैन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से सिंगल मेडिसिन के ऊपर आए थे। क्या आपने कभी ऐसा सुना है, ऐसा पढ़ा है कहीं पे हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी में? चलिए, अब हम इन अफोरिज्म्स के थ्रू ही इसको समझेंगे। पहला अफोरिज्म जो इसमें आता है वो है 272। अगर उसका आप फिफ्थ एडिशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें हनीमैन साफ लिखते हैं, इन नो केस इज इट requisite टू एडमिनिस्टर मोर देन वन सिंगल सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस एट वन टाइम। सीधे सीधे हनीमैन कह रहे हैं, कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें ये रिक्वायर हो, रिक्विजिट मतलब रिक्वायर्ड, कि एक टाइम पे एक दवाई के अलावा आप मल्टीपल दवाई दें। ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें ऐसा काम करना पड़ेगा। इसी के फुटनोट में वो क्या कहते हैं, some homeopathists have made the experiment in cases where they deemed one remedy homeopathically suitable for one portion of the symptom and second for another portion। जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर रहा था कि एक कुछ मैनिफेस्टेशन एक दवाई, दूसरी कुछ मैनिफेस्टेशन दूसरी दवाई, दो दवाई दो। पर यहां पर जो अंडरलाइंड है उसको आप भी अपनी किताबों में हाईलाइट कर लीजिए, और अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इस अफोरिज्म को रेफर करके ये फुटनोट भी रेफर करिए और लिखिए वहां पर कि बट आई अर्नेस्टली डिप्रिकेट सच अ हजार्डस एक्सपेरिमेंट। हजार्डस एक्सपेरिमेंट को सर्कल कर लीजिए। हनीमैन इस वे ऑफ ट्रीटमेंट को एक हजार्डस एक्सपेरिमेंट कहता है, विच कैन नेवर बी नेसेसरी दो इट मे समटाइम्स सीम्स टू बी ऑफ यूज। वो कह रहा है कि ऑल्दो ये कभी कभार काम आ सकता है, फायदा दे सकता है पेशेंट में, जो कि आजकल आप बात करेंगे जो दो दो दवाइयां देते हैं वो यही बोलेंगे कि पेशेंट को तो आराम है, सिम्टम्स में तो आराम आ रहा है। पर यही हनीमैन यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये फायदा दे सकता है, ऐसा वो एकदम डिनाई नहीं कर रहे, पर इट इज अ वेरी हजार्डस एक्सपेरिमेंट। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में और डेप्थ में जाके इस अफोरिज्म को समझिएगा। आप अपनी अपनी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की किताबों में एक बार अपेंडिक्स को खोलिए, और जहां पर 272 अफोरिज्म को रेफर करा गया है। मैंने आपको पहले भी जब ऑर्गेनॉन की मेडिसिन की क्लासेस ली हैं तो आपको बताया है कि हमारे गुरु भी हमको सिखाते हैं, और मैं भी आपको वही चीज सिखाऊंगा कि जब भी आप किसी अफोरिज्म को पढ़ें तो पहले तो मल्टीपल ट्रांसलेशंस लेके पढ़ें, एक ही ट्रांसलेशन लेके ना पढ़ें, साथ में एक डिक्शनरी लेके पढ़ें, साथ में एक हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन लेसर राइटिंग ऑफ हनीमैन लेके पढ़ें। पहली चीज, एक अफोरिज्म जब आप पढ़ते हैं, जैसे 272 खोला, तो आप पहले कंटेंट में जाके पढ़ें कि शॉर्ट में उस अफोरिज्म में दिया क्या है, या एक दो तीन अफोरिज्म साथ में भी दिए हैं तो उसमें दिया क्या है। अब जब वो आप पर्टिकुलर अफोरिज्म पढ़ रहे हैं तो वहां पर देखिएगा कि ए से अपेंडिक्स मार्क्ड होता है। अगर ब्रैकेट में आपको कहीं ए लिखा दिख रहा है तो इसका मतलब है इसके बारे में अपेंडिक्स में लिखा गया है, और अपेंडिक्स डॉक्टर रिचर्ड ह्यूजेस और डॉक्टर आर ई डजन ने लिखी है। जब आप इसी अफोरिज्म के लिए अपेंडिक्स को रेफर करेंगे तो अपेंडिक्स में आपको यह लिखा हुआ मिलेगा, एट द सजेशन ऑफ डॉक्टर एगिडी हनीमैन was induced to try the effect in diseases especially chronic ones of making two highly diluted medicines and giving them in one dose। he was at first, अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, हनीमैन ने भी यह काम करा है डॉक्टर एगिडी के बोलने पे, और वो पहले जब इसको ट्राई करे तो वो बहुत अच्छा भी पाया इस रिजल्ट को। He was at first greatly pleased with the results obtained and intended to recommend this plan in the fifth edition of the Organon। वो कहते हैं कि मैं इसको ट्राई करा, इसको देखा कि इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, और चाहा कि मैं फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन में लिखूं इसके बारे में कि दो दवाइयां कब दी जा सकती हैं एक साथ, but was dissuaded from this by some of the most influential of his disciples। आरी डजन और रिचर्ड ह्यूजेस जिन्होंने अपेंडिक्स लिखा है, वो ऐसा दर्शा रहे हैं कि हनीमैन चाहते थे ये लिखना, पर उनके एक बहुत ही इंफ्लुएंशियल डिसाइपल, एक स्टूडेंट थे जिन्होंने उनको डिनाई करा कि मत लिखिए आप ऐसा। क्या आप बता सकते हैं वो डिसाइपल कौन थे?
मैंने आपको पहले ही बताया कि वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट ऑफ हनीमैन, डॉक्टर बोनिंग हुसैन। बिल्कुल सही जवाब, डॉक्टर बोनिंग हुसैन थे वो डिसाइपल। Instead of doing so, he merely alludes to the proposal, mildly denouncing it in the note to 272. अब कुछ बातों को समझिए और कुछ शब्दों को समझिए यहां पर। जब हनीमैन अल्यूड्स यूज करते हैं, सॉरी रिचर्ड ह्यूजेस और वो, अल्यूड्स का मतलब होता है मेंशन विदाउट डिस्कसिंग एट लेंथ, बस हिंट कर रहे हैं। माइल्डली डिनाउंसिंग, पब्लिक में बोल रहे हैं रॉन्ग पर बहुत हल्के से। यहां पर रिचर्ड ह्यूजेस और आरी डजन की लैंग्वेज से यह समझ में आ रहा है कि हनीमैन वाज इन्फ्लुएंस्ड टू प्रिस्क्राइब सिंगल रेमेडी, whereas he was finding benefit in prescribing double remedies, and he alludes, बहुत हल्के तरीके से एक हिंट देते हुए एक माइल्ड तरीके से बोला अच्छा मत यूज करिएगा। और हनीमैन अपना खुद भी लिखते हैं, दो इट मे बी समटाइम्स ऑफ यूज, अफॉरिज्म 272 में आपने पढ़ा। तो क्या आपको भी ये लगता है, एक बात सोचने को तो आती है ना इस अपेंडिक्स को पढ़ के, कि क्या रिचर्ड ह्यूजेस और आरी डजन हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि हनीमैन का ये डिसीजन पूरा हनीमैन का नहीं था? हनीमैन बिलीव्ड इन मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शन एट वन टाइम। आपका इस पे क्या कहना है, आपका इस पे क्या व्यू है? क्या हनीमैन डबल में बिलीव करते थे या सिंगल में, या हनीमैन इन्फ्लुएंस्ड हुए थे बोनिंग हसन से? क्योंकि आगे हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में और हमें सच्चाई मिलेगी। आप क्या इस पे क्या कहना है? आप आजकल कभी देखते हैं डॉक्टर्स को डबल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हुए एक ही उसमें? बहुत जगह पे देखा होगा आपने, मैं तो बहुत देखा हूं अपनी पूरी जिंदगी में, क्योंकि मैं बहुत होम्योपैथ्स के बीच में से ही पला बड़ा हुआ हूं। तो मैंने तो बहुत तरीके के, सिंगल से लेकर मल्टीपल से लेकर वैक्स से लेकर बहुत तरीके के होम्योपैथ्स देखे हैं। तो मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूं कि जहां से मैं आ रहा हूं वहां पर ऐसे होम्योपैथ्स की भरमार है जो 2 रेमेडी 3 रेमेडी 4 रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं। और जहां वो उस शहर में या उस इलाके में अगर आप वन सिंगल रेमेडी प्रिस्क्राइब कर रहे हो ना, देन यू आर द स्ट्रेंज वन, नॉट द अदर वन। आप ऐसे देखे जाओगे कि अरे ये कौन सी होम्योपैथी कर रहा है। लोग हैरान हो जाते हैं, पेशेंट्स हैरान हो जाते हैं, आप एक दवाई देते हो, एक बोतल बस, क्योंकि उनको आदत हो गई है 10-10 तरीके की बोतल, 10-10 तरीके की पुड़िया खाने की। चलिए, कंफ्यूजन सराउंडिंग डॉक्टर हनीमैन स्टैंस, ये जो कंफ्यूजन पैदा हुआ ना इस फुटनोट को और इस पर्टिकुलर अपेंडिक्स के पैराग्राफ को पढ़ के, ये क्यों एग्जिस्ट करता है पता है? क्योंकि हम लोग कभी भी हनीमैन को समझने की कोशिश नहीं करते। हनीमैन अपनी लाइफ में कुछ भी करे वो बहुत सोच समझ के करे, वो बहुत चीजों को पढ़े, जांचे, परखे और फिर लिखे। वो ऐसे एक इंसान नहीं थे कि यूं ही मन में आया और आज मैंने हाइपोथेटिकली कोई चीज देखी और लिख दी। हनीमैन वॉज अ फर्म बिलीवर इन प्रूफिंग थिंग्स। वो प्रूफ करते थे, प्रूफ बनाते थे, फिर काम करते थे। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन आप पढ़ेंगे, जब हनीमैन की हिस्ट्री पढ़ेंगे, हनीमैन के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, वहां से आपको डिसाइड करने को मौका मिलेगा कि हनीमैन का स्टैंस क्या था। क्योंकि होम्योपैथी केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड द रीजन व्हाई हनीमैन डिसाइडेड टू लीव ओल्ड स्कूल मेथोडोलॉजी एंड सर्च फॉर अ न्यू वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सिक इंडिविजुअल वाज दिस ओनली। पुराना मेथोडोलॉजी छोड़ के आए इसलिए थे वो। अब मैं आपको जो रेफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें टाइमलाइन समझने के लिए। फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन कौन सी ईयर में आया था आप बताइए? डेट्स आप लोग के एग्जाम में भी पूछी जाती है। फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन पब्लिश कब हुआ था? अच्छा, फर्स्ट कब हुआ था? 1810 फर्स्ट 1810 में फर्स्ट हुआ था। एडिशन। और फिफ्थ 1833। 1833। गुड। अब
1833 में हनीमैन ये डबल रेमेडी, डबल एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं उसमें ऑर्गेनॉन में 5th एडिशन में डालने की सोच रहा था। और आपको 5th एडिशन 1833 में जो बना, उसके अपेंडिक्स को पढ़ के आपको लग रहा है कि हाँ यार देखो, हनीमैन इतना स्ट्रांगली तो नहीं लग रहा है बिलीव करते थे सिंगल में। अब आप अपनी अपनी लेसर राइटिंग्स खोलिएगा, अगर नहीं है आपके पास तो सर्च करिएगा जाके लाइब्रेरी में, या फिर खरीद लीजिए, बहुत बेहतर होगा आप लोग के लिए अगर ऑर्गेनॉन समझ नहीं है तो। लेसर राइटिंग में प्रिकर्सर्स ऑफ ऑर्गेनॉन हम कहते हैं किसको किसको? एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल को और मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस को। मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस आई थी 1805 में, और एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल आया था 1796 में, और 1797 में हनीमैन ने एक आर्टिकल लिखा था। पता है उस आर्टिकल का नाम क्या था? आर द ऑब्स्टिकल्स टू सर्टेनिटी एंड सिंप्लिसिटी इन प्रैक्टिकल मेडिसिन इनसरमाउंटेबल? क्वेश्चन मार्क। जो हम ये मेडिसिन फील्ड में, मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं, क्या ये सिंप्लीफाइड या फिर एक सर्टेन फैक्ट पे बेस्ड साइंस बन सकती है या नहीं है? ये पॉसिबल ही नहीं है जमाने में। उन्होंने यहां पर एक ऐसे पढ़ा डॉक्टर हर्ट्ज का ऑन द मेडिसिनल यूज ऑफ फिलैंड्रिनम एक्वेटिकम, और उनके एक बहुत अच्छे प्रिस्क्राइबर मानते थे हनीमैन उनको, और उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस में जब एंड में उन्होंने कुछ सवाल उठाए डॉक्टर हर्ट्ज ने, वो सवाल ये थे जो ऊपर यहां पर दिख रहे होंगे आपको, that we can lay no claim to the attainment of the ideal of simplicity in medical treatment, that the hope of ever arriving at perfect simplicity in medical practice cannot be otherwise than very feeble. वो कहते हैं कि हर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि सिंपल तरीके से मेडिकल फील्ड में सिंप्लिसिटी लाने में अनसर्टेनिटी भरी हुई है, कोई सिंप्लीफाइड चीजें नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं बिना फैक्चुअल चीजें के, कुछ भी हो रहा है, और ये सिंप्लिसिटी लाना एक बहुत टफ टास्क है। और वहां से हनीमैन एक अपने पर्सपेक्टिव लिखते हैं कि हाउ कैन वी ब्रिंग सिंप्लिसिटी इन मेडिकल फील्ड। ये नीचे वाला पैराग्राफ हनीमैन खुद लिखते हैं, आई myself felt the external hindrances to our art more than I could have wished। अब आप याद करिए वो सिनेरियो 1797 का, जब हनीमैन चारों तरफ से परेशान हो चुके थे और रैशनल मेडिसिन की तलाश में थे। 1796 में उन्हें एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल लिख भी दिया था, और वो चल चुके थे उस राह पे नई चीज ढूंढने की। 1790 में सिंकोना बार्क वाला एपिसोड हो चुका था। ये वो पीरियड था और जब हनीमैन के मन में सवाल उठते रहते थे, और एक सवाल हनीमैन ने यही कहा कि आर नॉट वी फिजिशियंस पार्टली टू ब्लेम फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ आवर आर्ट। अब इंपॉर्टेंट बात जो इस एसे में है, इसमें हनीमैन ने हेडिंग्स दी हैं मल्टीपल, जिसमें वो लिखते हैं ओबीडियंस ऑफ द पेशेंट, कि कैसे पेशेंट ओबीडियंट ना होने की वजह से हमारी साइंस एक अनसर्टेनिटी में जाती है, या एक तरीके से अनसाइंटिफिक हो जाती है, या सिंप्लीफाइड नहीं हो पाती। फिर नेक्स्ट हेडिंग वो लिखते हैं सर्कमस्टेंसेस की, कि कैसे सर्कमस्टेंसेस, एयर, वाटर, टेम्परेचर, इन्वायरमेंट हमें परेशान कर देता है और हमारी मेडिकल साइंस को सिंपल नहीं बनाने देता। और फिर वो फाइनली लिखते हैं एक हेडिंग मेडिसिन पे, और यहां पर मैंने हाईलाइट किया है, आप पहली लाइन पढ़िए। ये क्वेश्चन हनीमैन कर रहे हैं, इज इट वेल टू मिंगल मेनी काइंड्स ऑफ मेडिसिन टुगेदर इन वन प्रिस्क्रिप्शन, सेमीकोलन। और बाद में इन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन के मिक्सचर को बात करी है। हनीमैन लिखते हैं कि हाउ देन कैन वी एवर एक्सपेक्ट टू ब्रिंग अ मेडिकल साइंस टू अ ग्रेटर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी if we deliberately combine a large number of different powers to act against the morbid condition of the system। वो सिंपल आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये 10 तरीके की दवाई एक साथ देना हमारी मेडिकल फील्ड को सिंप्लीफाइड बनाती है, सर्टेन बनाती है? ये आपको अनसर्टेनिटी की खाई में धकेलना है। और यहां वो डिक्लेयर करते हैं, देन लेट अस मेक अ ब्रदरली कॉम्पैक्ट। वो बोल रहे हैं कि मैं और आप जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, एक भाईचारे से अपने आप में एक वादा करते हैं
and all agreed to give but one single simple remedy at a time for every single disease without making much alteration in the mode of life of our patient. And then let us see our eyes to see what effect this or that medicine has, how it does good or how it fails. Is not this a simple way of getting over the difficulty as that of Columbus with the egg? वो साफ साफ यहां पर 1797, नॉट इन 1833। 1833 से 1797 बहुत पहले है। जो ये कहते हैं ना कि हनीमैन का दिमाग उस समय डबल एक्सपेरिमेंट पे आ गया था, डबल मेडिसिन उनको ज्यादा अच्छी लग रही थी, इन्फ्लुएंस होके करा था, उनको जाके पहले हनीमैन की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। हनीमैन ने 1797 में ही दुनिया से बोल दिया था कि भाइयों, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, तुम मुझसे वादा करो कि अगर मेडिसिन दोगे तो एक सिंगल सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस दोगे, वरना नहीं दोगे, मिक्सचर नहीं करोगे। तो अगली बार कोई आपसे बोले ना कि हनीमैन का ईमान डोल गया था, तो आप उसको हनीमैन की इस राइटिंग के बारे में बताइएगा। और वो यहां पर अपने सबसे बड़े इंस्पिरेशन को रेफर करते हैं। पता कौन? हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन जिनको हम कहते हैं। वो कहते हैं हिपोक्रेट्स sought the simplest form out an entire genus of disease. This he carefully observed and accurately described. In these simplest diseases, he gave single simple remedies from the scanty store. Thus, he was enabled to see what he sought to do, what he did. हिपोक्रेट्स बना क्योंकि हिपोक्रेट्स ये चीज करा। क्या करा? कि एक बार में एक चीज को समझा और एक चीज दी और एक चीज दे के देखा कि क्या इफेक्ट आ रहा है। और वो कहता है, आई होप इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अनफैशनेबल। ये जो आज फैशन हो गया है ना, मल्टीपल दवाइयां देना, आप अगर आप सिंपल और सिंगल मेडिसिन दे रहे हो तो आप अपने आप को अनफैशनेबल मत समझिए। टू गो टू वर्क विद डिजीज एज सिंपली एज डिड द टूरी ग्रेट मैन। आप भी उसी हिपोक्रेट्स की तरह काम करने जा रहे हैं जैसे कि वो उस जमाने में करते थे जब उनको फादर ऑफ मेडिसिन का दर्जा दिया गया था। अब बात आती है, एक बात यहां पर खत्म हुई, एक फैक्ट क्लियर हो गया कि हनीमैन बाद में कोई कन्विंस नहीं हुए थे। हनीमैन इतने वीक नहीं थे अपने कन्विक्शन पे। हनीमैन का माइंडसेट बहुत अर्ली ऑन बन गया था, एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस why he converted from the old school methodology to the modern medicine, to that more modern dynamic concept of medicine, that is homeopathy। ये यहां पर क्लियर हो जाता है। अब बात आती है एक और। So after reading this, one thing is clear that Hahnemann was very clear from the very beginning that a single simple medicinal substance must be used for treating sick individuals। क्लियर हो गई बात। But as you would remember, हनीमैन के फादर उनको क्या बोलते थे? Prove everything and hold fast to what is good। हनीमैन कभी भी किसी भी थॉट को यूं ही डिनाई नहीं करते थे। आप हनीमैन को कोई चीज रिकमेंड कर रहे हो तो हनीमैन ऐसे आदमी नहीं है कि बस अपने दिमाग की कॉन्सेप्ट को सुपीरियर मानते हुए उसको डिनाई कर दे। वो उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव नहीं आया तो डिनाई करेंगे। और इसी वजह से ये डबल रेमेडी एक्सपीरियंस 1833 में स्टार्ट हुआ था। अब हम समझेंगे कि ये डबल रेमेडी एक्सपीरियंस का ओरिजिन हुआ कहां से। ये जो डॉक्टर एगेडी बोल रहे थे हनीमैन को, ये आखिरकार बात चालू कहां से हुई, इसकी क्या हिस्ट्री है। अब आपको थोड़ा सा ये समझना है यहां पर कि एक्चुअल में ये एगेडी का मेथड नहीं था। ये एक्चुअल में मेथड था डॉक्टर जॉन स्टॉल का। कोलोन करके एक जर्मनी में इलाका था, वहां पर डॉक्टर ये जो स्टॉल थे, इन्होंने ये डबल रेमेडी का चालू किया था और बताया था कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और क्योंकि एगेडी भी वहीं रहते थे तो एगेडी इससे इन्फ्लुएंस होने लगे थे, एंड एगेडी वाज अ डिसाइपल ऑफ हनीमैन। तो हनीमैन को जब पता चला कि एक डॉक्टर स्टॉल है और वो वहां पर लोगों को होम्योपैथी में 2 रेमेडी देने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो हनीमैन ने एक लेटर लिखा। ये वही लेटर है यहां पर, रिचर्ड हेल की किताब में लाइफ एंड लेटर्स ऑफ हनीमैन में मिलेगा आपको। वो कहते हैं यहां पर, डू सीज टू पे एनी अटेंशन टू डॉक्टर स्टॉल्स मिक्सचर, otherwise I might fear that you are not yet convinced of the eternal necessity of treating patient with simple unmixed remedies। वो डॉक्टर एगेडी को पहले वॉर्न करते हैं। अपेंडिक्स में क्या लिखा है कि एगेडी ने उनको इन्फ्लुएंस कर लिया।
अरे भैया, एगेडी को पहले उन्होंने वार्न करा जब उनको पता चला कि ये मिक्सचर देने जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि भैया मिक्सचर्स मत दीजिए, स्टॉल के कहने पे मत आइए, अगर आ रहे हैं तो फिर आप कन्विंस हो गए ये इटर्नल नेसेसिटी जो थी अनमिक्स्ड सब्सटेंस देने की वो फॉल्स है। I have seen even shepherds and hangmen do some wonderful things now and then. Are we chance to luck in the same way? वो कह रहे हैं ऐसे मैंने जादू करते हुए बहुत लोगों को देखा है, क्या हम भी बस अपनी रेमेडी देने की जो एक इंपॉर्टेंट टास्क है उसको बस हम चांस पे छोड़ दे रहे हैं, लक पे छोड़ दे रहे हैं। ये हनीमैन के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे जब उन्होंने सुना था डबल एक्सपेरिमेंट के बारे में। पर एगेडी बीइंग एगेडी, उन्होंने हनीमैन की बात सुनी पर समझी नहीं। यहां पर आपको दिखेगा कि although the founder named Dr. Agedi warned Dr. Agedi about using the mixture, Dr. Stoll he carried out a set of experiments combining two homeopathic remedies. According to Dr. Lutze was a firm believer of double medicine. और वो अपनी एक 6th और एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन निकाल दी थी उन्होंने, और उसको हाईली मना करा जाता है। सारे होम्योपैथ्स ने उसको बहुत डिनाई करा था कि मत पढ़ो, ये कुछ भी लिख रहे हैं, इनको पता नहीं है कि हनीमैन की थॉट्स क्या थे, और हनीमैन की कोई थॉट्स मैच नहीं करते थे उनसे। और उनके साथ मिलके हनीमैन को 233 केसेस भेजे कि देखिए हमने कॉम्बिनेशन दिया और देखिए फायदा हो रहा है। और एगेडी फाउंड एन ally in Baron von Boninghausen who used his influence with the founder in support of the method. अब देखो बात कैसी पलटी। अपेंडिक्स कहता है कि बोनिंगहसन ने हनीमैन को मना करा, और यहां ये कह रहे हैं कि बोनिंगहसन ने हनीमैन को बोला अरे आप ट्राई करके देखो। अब यहां पर आपको बात समझ में आएगी कि हनीमैन यहां पर लिखते हैं कि डू नॉट थिंक दैट आई एम केपेबल ऑफ रिजेक्टिंग एनी गुड थिंग फ्रॉम मियर प्रेजुडिस। सिर्फ मैं प्रेजुडाइज हूं कि सिंगल देनी है, इस वजह से मना नहीं कर रहा हूं कि मेरी डॉक्ट्राइन में ऑल्टरेशन आ जाएगा आपके कहने पे। आई ओनली डिजायर द ट्रूथ एज आई बिलीव यू डू टू। और इस वजह से हनीमैन ने बोला तब कि मैं भी इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं। He suggested that as long as the use of double remedies were kept within the strict limits, this procedure was consonant with homeopathic practice and promised to test this twin remedy in the clinic as soon as possible. हनीमैन ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं आपकी प्रेजुडिस बेसिस पे आपको डिनाई नहीं करता हूं। आई विल टेस्ट दिस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ बोनिंगहसन एंड ऑन द प्रेशर बाय एगेडी थ्रू द इंस्पिरेशन ऑफ डॉक्टर स्टॉल। अब उन्होंने ये ट्राई करना चालू करा, ठीक है ना। I too have made, ये लिखते भी हैं, बोनिंगहसन को लिख रहे हैं वो एक लेटर में, I too have made a beginning with smelling two suitably combined remedies and hope to have some good result. I have also dedicated a special paragraph. अब ये बात आती है यहाँ जो हमने अपेंडिक्स में पढ़ी कि हनीमैन एक पैराग्राफ लिखने वाले थे 5th एडिशन में डबल रेमेडी के बारे में। जब ये एक्सपेरिमेंट चालू ही हुआ था, हनीमैन कहते कि मैंने सोचा है कि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन में भी लिखूंगा, और उन्होंने एक पैराग्राफ बनाया भी था इसमें लिखने के लिए। अब आप अगर हनीमैन की केस बुक्स देखेंगे पुरानी जाके, जो कि रॉबर्ट बॉश इंस्टीट्यूट में मिलेंगी जर्मनी में, या फिर आपको कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मिलेंगी, वहां पर आपको D37 केस बुक में मिलेगा कि हनीमैन ने कोलोसिंथ और ये क्या बोलते हैं ग्राफाइटिस एक ही साथ प्रिस्क्राइब करी हुई है, सिंगल नहीं सॉरी, मतलब 2 रेमेडीज एक डोज में मिक्स करके। तो हनीमैन ने ये चीज ट्राई करी बोनिंगहसन के कहने पे। हनीमैन बोला मैं इस पे बारे में 5th एडिशन पे लिखूंगा, पर फिर एक चीज हुई जिसने हनीमैन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली इस बारे में, और वो चीज क्या थी। हनीमैन फाउंडेड द सेंट्रल सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ्स इन कोथेन ऑन अगस्त 10th 1829 एंड एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। हनीमैन ने एक सोसाइटी बनाई और उन्होंने इस सोसाइटी में होम्योपैथ्स को अच्छे अपने डिसाइपल्स को, ट्रू फॉलोअर्स को बुला के अच्छे होम्योपैथी पे डिस्कशंस करने के लिए बोला। और इसी समय पे एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनी लेप्जिग में, जिसको हम लेप्जिग सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ्स कहते हैं, जो कि डॉक्टर म्यूरर चेयरमैन करते थे, म्यूरर। पर दिक्कत क्या थी, ये लेप्जिग सोसाइटी में फ्री होम्योपैथ्स भी होते थे। फ्री होम्योपैथ्स आपको पता है क्या? फ्री होम्योपैथ्स वो होम्योपैथ्स है जिनके पास फ्रीडम है कि वो एलोपैथी के साथ होम्योपैथी मिक्स करके प्रिस्क्राइब कर सकते, जिसको हनीमैन अपनी भाषा में कहते हैं
मॉन्ग्रेल सेक्ट। और हनीमैन ने यही करा। जब हनीमैन को पता चला कि एक सोसाइटी है और उसमें ऐसे लोग हैं और उसमें ऐसा काम हो रहा है और खुलेआम डिस्कशन चल रहा है, तो हनीमैन ने एक लेटर लिखा, अ वर्ड टू द हाफ होम्योपैथ्स ऑफ लेप्जिग, और ओपनली डिनाउंस करा कि ये कितना गलत है। और तब उन्होंने उनको मॉन्ग्रेल सेक्ट बुलाया था वहां पर। ये जो आप कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं ब्रीड, मिक्स्ड ब्रीड डॉग्स। अब एक एनुअल मीटिंग हुई सेंट्रल सोसाइटी ऑफ होम्योपैथी की, हनीमैन की, जिसमें टॉपिक हनीमैन ने रखा ट्रू होम्योपैथी, कि ट्रू होम्योपैथी के बारे में बात करेंगे कि सच्ची होम्योपैथी क्या होती है, ओरिजिनल होम्योपैथी क्या होती है। ये फ्री होम्योपैथ जो कर रहे हैं वो नहीं, ओरिजिनल। तब बोनी हुसैन ने हनीमैन को बोला कि डुअल रेमेडी वाला टॉपिक भी छेड़िए, ये भी यही क्लियर हो जाए तो बेहतर है। ये आपके मोस्ट अच्छे सबसे फॉलो करने वाले डिसाइपल्स हैं, ये वो डॉक्टर्स हैं जो होम्योपैथी को प्योरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यहां बात क्लियर होना बहुत जरूरी है। तब हनीमैन ने जब इसको वहां पर रखा तो हनीमैन वॉज परसुएडेड, अब ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए, हनीमैन वॉज परसुएडेड दैट दिस वुड प्रोबब्ली लीड टू पॉलीफार्मेसी ऑफ द ओल्ड स्कूल and he decided to exclude this doctrine from the new edition of the Orwell. हनीमैन ने इस मीटिंग के बाद डिसाइड करा, जब सबसे डिस्कस हुआ, कि जहां से हम आए हैं वो 1797 का आर्टिकल याद करो जो मैंने दिखाया, कि भैया अनसर्टेनिटी सिंप्लीफाइड नहीं है। क्यों नहीं है? सिंगल नहीं दे रहे हैं, मिक्सचर दे रहे हैं। हम वापस वही नहीं जा सकते। अगर हमने डबल रेमेडी के देना चालू करा, ऑल्दो ये काम करेगी, फायदा देगी कभी कभार, पर फिर वही सप्रेशन होगा, फिर वही कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, फिर वही लोग जिनसे हम हट के आगे आए थे, हम खुद वही बन जाएंगे। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो यहां पर अब एक दिक्कत क्या हुई थी पता है? उन्होंने वो पैराग्राफ तो लिख लिया था कि 5th एडिशन में बताने वाला, और उन्होंने कहीं से वो पैराग्राफ चोरी वोरी होके ह्यूफ्लैंड के पास चला गया। ह्यूफ्लैंड का आपने नाम सुना होगा। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ होम्योपैथी। हनीमैन बहुत क्रिटिसाइज करते थे, ऑल्दो पहले एक जमाने में हनीमैन के दोस्त थे, उनके लिए लिखा करते थे अच्छे से, लेकिन बाद में अगेंस्ट हो गए थे, होम्योपैथी के भी और हनीमैन के भी। और कहीं से वो ह्यूफ्लैंड के पास किसी ने चोरी करके पहुंचा दिया कि देखो हनीमैन डुअल रेमेडी की बात कर रहे हैं, और वहां से ह्यूफ्लैंड ने बोला कि देखो ये तो वापस वही बन रहे हैं जहां से ये निकल के आए थे। एज इट इज नेवर एज वी नो एब्सोल्युटली नेसेसरी, although at time advantageous to prescribe for that patient double remedy, and the advantage gained from the exposition of the sometime useful method is, as I see, greatly overbalanced by such disadvantage which would certainly arise from a misinterpretation by the allopaths and allohomeopaths. वो कह रहे हैं कि जितना फायदा नहीं करेगा ये डबल एक्सपेरिमेंट, उतना नुकसान करेगा होम्योपैथी के लिए। और ये जो हम दुनिया को बताते आ रहे हैं हम एलोपैथ से अलग हैं, ये सब एलोपैथ हम पे बोलेंगे कि तुम वही तो कर रहे हो जो हम कर रहे हैं, तुम अलग कैसे हो गए? और फिर ये इंपॉर्टेंट बात, बट फ्रॉम मेनी अटेम्प्ट्स ऑफ दिस काइंड ओनली 1 or 2 हैव बीन सक्सेसफुल। ये रीजन हनीमैन ने एक लेटर, ये लेटर का पार्ट है जो बोनी हसन को लिखा, डिनाई करते हुए ये बात उन्होंने प्रूफ करी कि मैंने ये डबल एक्सपेरिमेंट करके देखा, और बट फ्रॉम मेनी अटेम्प्ट्स of this kind only 1 or 2 have been successful. बस 1 या 2 में मुझे सक्सेस मिला, which is insufficient for the incontrovertible establishment of a new rule. अगर हमें एक नया रूल लाना है पोस्टोलॉजी में तो ये इक्का दुक्का नहीं काम करेगा, प्रॉपर सक्सेस मिलना चाहिए। और ये कारण था कि आज आप 272, 273, 274 पढ़ते हैं अपनी 5th और 6th ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, जिसमें वो चीख चीख के कहते हैं कि एक बार में एक सिंपल सिंगल रेमेडी।